सर गाइस देखेंगे है एक स्टॉक लॉस ड्यू टू थेफ्ट और फायर। एक सवाल अक्सर आता है कि स्टॉक लॉस हो गया है और हमें पता नहीं है कितने रुपए का स्टॉक लॉस हुआ है। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट स्टॉक लॉस हुआ है। अच्छा, इस तरह के सवालों में ना जो स्टॉक लॉस का क्वेश्चन आता है, आपको इसे नॉर्मल सवाल की तरह सॉल्व करना है। जैसे इनकम रिकॉर्ड्स में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। आपने सेल्स कैलकुलेट कर ली, एसएलसी बना लिया, जो भी एसएलसी वगैरह बनाकर सेल्स कैलकुलेट कर ली, सेल्स आ गई। आपने लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है, वो लिखिए। परचेजेस लिखिए आपने, या आपने कैलकुलेट कर ली परचेजेस, पीएलसी बनाकर निकाल ली, जैसे भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। परचेजेस आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन होगी। इन क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन होगी, उसके बावजूद हमें क्या अज्यूम करना है? दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन फिर भी हमें क्या अज्यूम करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें नहीं दी हुई। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में होने के बावजूद हम ये अज्यूम करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्वेश्चन मार्क। दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन आप क्या अज्यूम करोगे? नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगी, और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आएगा। इन क्वेश्चन में जब आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में अगर मार्कअप दिया हुआ है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे मार्जिन में, क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए है मार्जिन। मार्जिन चाहिए, तो हम मार्जिन अगर एक बार आ गया हमारे पास, या दिया हुआ है, या मार्कअप दिया हुआ है, तो मार्जिन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मार्जिन को हम सेल्स पे अप्लाई करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब मार्जिन किस पे मल्टीप्लाई करा है? सेल्स। सेल्स पे मार्जिन लगता है ना, सेल्स आपने क्या लगाया? मार्जिन। आपके पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। और फिर आप यहाँ से बैकवर्ड वर्किंग करके ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, क्लोजिंग नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे, और इस तरह आप क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि इन शॉर्ट, मार्जिन से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेंगे, और फिर जो आपने मार्जिन से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली है, इसका कंपैरिजन कर लेंगे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है क्वेश्चन में। अभी आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगी, लेकिन फिर भी हम क्या assume करेंगे? नहीं दी हुई, हम मार्जिन से निकालेंगे। तो हमने मार्जिन से निकाला, जो मार्जिन से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकली उसको कंपेयर कर लेंगे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है सवाल में। तो जो डिफरेंस आएगा वो स्टॉक लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये एग्जाम्पल है। आपको फर्स्ट 31st BD CD दिए हुए, रिसीवेबल का BD CD, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन हम क्या जूम करेंगे? नहीं दिया हुआ, स्टॉक लॉस का सवाल है। तो पेबल BD, पेबल CD, पेमेंट टू पेबल, रिसीट्स, मार्कअप दिया हुआ है, स्टॉक लॉस निकालना है। सबसे पहले तो हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सेल्स के लिए हम क्या करेंगे? हम रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे, BD CD रिसीट्स। रिसीवेबल का BD कितना है? 11,500। CD कितना है? 12,600। रिसीट्स क्या है? जो बैंक के डेबिट पे रिसीवेबल है, ये रिसीट्स है 55,000। इसको बैलेंस करें, क्या आ जाएगा? क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड नहीं है, बैड डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस कर लें, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे। ठीक है।
अच्छा, कितनी आ रही है सेल्स? सेल्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो 55,000 रिसीट्स प्लस 12,600 माइनस 11,500, 56,100 की सेल्स आ रही है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश सेल है नहीं, ये सेल्स हो जाएंगी 56,100। इसके बाद हम परचेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। पेएबल अकाउंट बना लेते हैं, उससे आ जाएगी। लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन क्रेडिट, सीटी डेबिट, और पेमेंट टू सप्लायर भी डेबिट। पेएबल का बीडी देखें 5,900, सीडी 7,500, पेमेंट ये रही, पेबल्स 30,000 पेमेंट हो जाएगी। बैलेंस कर लें, परचेजेस आ जाएंगे 37,500, 37,500, इसमें से 5,200, 37,500 में से माइनस करें 5,900, 5,900, 31,600 आ गई परचेजेस। तो परचेज आ गई 31,600, सेल हमने निकाली 56,100, मार्कअप दिया हुआ 40%। सॉल्व करते हैं इसको, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स हमने कैलकुलेट करी है 56,100, सेल रिटर्न नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री, पहली तारीख वाली इन्वेंट्री कितनी है? 18,000। याद जाएगी, देखिए ये रही ना 18,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000। परचेजेस ये जो हमने कैलकुलेट करी है 31,600। परचेज रिटर्न नहीं है, स्टॉक ड्राइंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब देखिए सवाल में क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई 7,000, लेकिन हम क्या जूम करेंगे, नहीं दी हुई। ये कौन सी होती है? स्टॉक लॉस के बाद वाली होती है जो दी हुई होती है। अभी हम अज्यूम करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने क्वेश्चन मार्क, क्लोजिंग नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, राइट। लेकिन हम सवाल में देखें तो हमें दिया हुआ है मार्कअप 40%। अच्छा, मार्कअप सेल्स पे नहीं लगता, सेल्स पे क्या लगता है? मार्जिन। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मार्कअप 40% है, 40% का मतलब क्या हुआ? 40/100, हम इसे मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं। ऐड न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? मार्जिन। तो हो जाएगा 40/140 तो ये आ जाएगा, समझ लें 28.57%। ये आ गया मार्जिन। अब हमारा मार्जिन आ गया। अब मार्जिन हम सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 28.57%। सेल्स में मार्जिन लगेगा तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स, सेल्स की वैल्यू 56,100, उस पर 28.57 का मार्जिन लगाएंगे, परसेंट का, तो क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। तो लगाते हैं 56,100 इंटू 28.57%, 16,028 आ गया। राउंड ऑफ कर ले तो 16,028, ये जीपी आ गया। अब जीपी और सेल्स को माइनस करें, 56,100 माइनस ये जीपी, तो ये आ जाएगा 4,0,072। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब ओपनिंग और परचेजेस को ऐड करें, कितना है ये? 18,000 प्लस 31,600 माइनस 4,0,072 कॉस्ट ऑफ सेल्स, 4,0,072, 9,528 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री मार्जिन से निकाली 9,528। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री 9,5, इसको कंपेयर करें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो गिवन है। कितनी गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री? 7,000 रुपए की दी है। तो 9,528 मार्जिन से आई, यानी कि ये होनी चाहिए। जबकि बची हुई कितनी है स्टॉक लॉस के बाद, जो सवाल में गिवन है कितनी है? वो 7,000। तो इनका डिफरेंस निकालें, कितना डिफरेंस आ गया? 2,528,
ये है स्टॉक लॉस, ये एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। जब एक्सपेंस बनाएंगे ना जीपी के बाद एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंस में डाल देंगे स्टॉक लॉस। और एसओएफपी में बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे करंट एसेट्स में, वो ये लिखेंगे चोरी के बाद वाली जो दी हुए साल में 7,000, तो बैलेंस शीट में 7,000 आएगा, इनकम स्टेटमेंट में 9,528 आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री चोरी से पहले वाला, और जो ये स्टॉक लॉस हुआ ये एक्सपेंस में आ जाएगा। अच्छा इसके बाद एक और देखें, अजीज हैज बीन इन बिजनेस फॉर सेवरल इयर्स बट डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, के पास पेपर का सवाल है। He provides you with the following list of balances for financial year ended 30 जून 2011। मोटर व्हीकल फिक्शन फिटिंग, ये 48,000 इसकी कॉस्ट है, और 32 आगे जो दी हुई ये नेट बुक वैल्यू है। इस तरह दिया होता है तो ये क्या होता है, कॉस्ट और आगे जो वैल्यू है नेट बुक वैल्यू है। तो 48 कॉस्ट है, 32 नेट बुक वैल्यू, इन दोनों का फर्क इसकी पीएफडी आ जाएगी जो आज तक लगी है 16,000। रिसीवेबल ब्रॉट डाउन, पेबल ब्रॉट डाउन, ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक ट्रांजेक्शन है, रिसीट्स, ये रिसीट्स हैं एसएलसी में जाएंगे, डिस्पोजल, सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल डिस्पोजल, और कैश सेल्स। पेमेंट टू सप्लायर पीएलसी है, परचेज ऑफ व्हीकल ये तो नॉन करंट एसेट खरीदा, एडिशंस, एक्सपेंस पेड। और साल के आखिर में रिसीवेबल्स कितने हैं, रिसीवेबल्स एसएलसी का सीडी और पीएलसी का सीडी। अब आगे स्टॉक लॉस कैलकुलेट कराएगा आगे के पार्ट में, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसने दी हुई आगे के पार्ट में दी हुई है, फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले बोले सेल्स निकालें, एसएलसी बनाते हैं, सेल्स निकालते हैं। रिसीवेबल बीडी, सीडी, रिसीट्स, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न, कुछ भी नहीं है सवाल। रिसीवेबल का बीडी कितना है ये देखें, रिसीवेबल बीडी 18,000 बीडी है। सीडी कितना है, रिसीवेबल 20,500 सीडी है। रिसीट्स कितनी है, ये रही बैंक के डेबिट पे, ये रही 132,900। सेल रिटर्न वगैरह नहीं है, बैलेंस करें यहाँ से आएगी हमारे पास क्रेडिट सेल्स, कितनी आ रही है, 132, 132,900 प्लस 20,500 माइनस 18,000, 135,400। तो क्रेडिट सेल की आ गई 135,400, प्लस करते हैं कैश सेल्स, ये भी बैंक के डेबिट पे दी हुई, देखें ये रही कैश सेल्स, ये रही कितनी दी हुई, 6,600। ऐड कर दें इसको, 142,000 की आपकी सेल आ गई। सेल्स आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब परचेजेस निकाल लेते हैं, परचेजेस भी निकालनी है, परचेज कैलकुलेट करते हैं। परचेज के लिए हम क्या करेंगे, पीएलसी बनाएंगे, पेबल अकाउंट, इसका फॉर्मेट लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन क्रेडिट, सीडी डेबिट, पेमेंट टू सप्लायर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, वो है नहीं सवाल में, देखें नहीं है। पेबल देखें शुरू में कितना है, पेबल ट्रेड पेबल की रहा 14,000, क्रेडिट पे आ जाएगा, लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट पे आ गया। सीडी क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है पेबल 13,600, पेमेंट टू सप्लायर कितनी दी हुई है, 88,600, पेमेंट आ गई। और कुछ नहीं है तो हम बैलेंस करेंगे, परचेजेस आ जाएंगे। तो ये बनेगा 88,600 प्लस 13,600 माइनस 14,000, 88,200 आ गया परचेजेस। कैश परचेजेस है नहीं सवाल में, वरना क्रेडिट साइड पे होती, सिर्फ यही परचेजेस है। ठीक है ये पार्ट हो गया, अब आगे वाला पार्ट देखें क्या बोल रहा है। अजीज अर्न्स आर जीपी मार्जिन ऑफ 40% मार्जिन है, और flood in premises which damaged some of his stock and made it impossible to sell. He has valued his remaining stock at selling price 14,000। अच्छा पहली बात तो ये स्टॉक जो दिया हुआ है इसने सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, स्टॉक हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, जो बचा हुआ है पहले इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। 14,000 इसकी वैल्यू, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है,
कितना मार्जिन है सवाल में? 40% मार्जिन ही दिया हुआ है। मार्कअप होता तो कन्वर्ट करते ना मार्जिन में, लेकिन यहाँ मार्जिन ही दिया हुआ है तो इसको लगाते हैं डायरेक्ट। सेलिंग प्राइस है ना 40%। तो 14,000 की इसकी इन्वेंट्री है चोरी होने के बाद जो बची हुई है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पर है। 40% लगाया मार्जिन, 5,600 का प्रॉफिट इसमें शामिल है। तो 14,000 में से हम 5,600 माइनस करते हैं तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 8,400। तो 8,400 का स्टॉक है इसके पास चोरी होने के बाद बचा हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8,400 कॉस्ट प्राइस पे। अब स्टॉक लॉस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स जो हमने निकाली, कितनी थी? 142। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन में दी हुई ओपनिंग इन्वेंट्री देखें कितनी है इन्वेंट्री, ये रही 6,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेजेस हमने निकाली पीएलसी से, कितनी आई? 88,200। परचेज रिटर्न नहीं है, बाकी कोई चीजें नहीं होती तो माइनस करते हैं, कैरेज इनवर्ट नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अच्छा हम स्टॉक लॉस है तो हम अज्यूम करेंगे, जबकि देखो ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई 8,400 कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन हम अज्यूम करेंगे नहीं दी हुई। हम निकालेंगे, ये भी नहीं पता हमें, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता हमें। हम सेल्स पे क्या लगाएंगे? मार्जिन। इस सवाल में दिया हुआ डायरेक्ट मार्जिन 40% लगाएं। 142,000 की सेल्स है, 40% मार्जिन लगाया तो 56,800 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो यह आ गया 56,800 जीपी। अब जीपी आ चुका है तो हम क्या करते हैं, जीपी और सेल्स का फर्क निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है 85,200 की आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करें 6,000, 6,000 ओपनिंग प्लस परचेजेस 88,200, टोटल 94,200 आया, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 85,200। 9,000 का हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है मार्जिन के हिसाब से। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? 9,000 आ गई। अब हम बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री मार्जिन वाली 9,000 कंपेयर्ड विथ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन इन क्वेश्चन एट कॉस्ट प्राइस, ये रही 8,400 एट कॉस्ट प्राइस गिवन। तो कितना फर्क आ गया? 9,000 और 8,400 का डिफरेंस 600। ये स्टॉक लॉस है, ये एक्सपेंस में आएगा। बस सिंपल, आपको हमेशा स्टॉक लॉस में क्या करना होता है, आपको स्टॉक लॉस में ये अज्यूम करना पड़ता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो सवाल में दी हुई है उसके बावजूद आप अज्यूम करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। We have to calculate closing inventory through markup or margin, whatever given in question. If markup is given in question, we have to convert that markup into margin. Then margin is applied at sales value to get GP. और फिर बैकवर्ड जाके आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हो, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप निकालते हो उसको जो दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में ऑलरेडी उससे कंपेयर करते हो, तो जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है? वो स्टॉक लॉस होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने कराई थी और फिर एक पास पेपर का सवाल करा दिया आपको स्टॉक लॉस का। अब आगे इसने पूरा सवाल में नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन वगैरह मांगी है। फिलहाल हमारा फोकस अभी इस पार्ट में क्या था, स्टॉक लॉस का था। अच्छा एक चीज और सुना, कुछ सिंगल एंट्री के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें वो कैश डिफरेंस कैलकुलेट करता है। किस नाम से? कोई कैश का एक्सपेंस है, कहता है वो गायब है, वो वैल्यू बताओ। एक पास फिर सवाल में कहता है कैश ड्रॉइंग्स गायब हैं, वो बताओ। एक सवाल में बोलता है कैश स्टोलन है, वो बताओ। अब ये सब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी आसान है। देखें इसमें भी आपको क्या करना है, अगर वो कैश से रेलेवेंट कोई चीज मिसिंग आपसे मांग रहा है ना, तो आप इस सवाल में क्या करें, आप कैश का अकाउंट बनाएं। कैश की इंफॉर्मेशन तो होगी सवाल में, आप कैश का अकाउंट बनाएं, कैश का ब्रॉड डाउन लिखें, कैश का सीडी लिखें, दिया हुआ होगा एसेट है ना, ब्रॉड डाउन डेबिट सीडी क्रेडिट। कैश में जो एक्सपेंसेस पे हुए हैं दिए हुए होंगे कैश पेमेंट्स में, कैश की जो पेमेंट्स हैं वो लिखें, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट। कैश बैंक, कैश बैंक एक चीज होती है, वो है कैश जो बैंक में जमा करा है, कैश बैंक। उसमें क्या होता है, कैश क्रेडिट होता है और बैंक डेबिट होता है। तो कैश बैंक अगर है तो वो भी लिखें। और फिर कैश सेल्स होंगी सवाल में, कैश सेल्स, कैश सेल्स वो लिखें। अब जो अकाउंट आप बैलेंस करेंगे ना, तो यहाँ क्रेडिट साइड पे आएगा डिफरेंस, बैलेंस करेंगे तो यहाँ फर्क आएगा। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो कैश का खर्चा होगा जो नहीं दिया हुआ, या फिर अगर उसने कैश ड्राइंग्स बोली हैं तो ये वो होंगी,
या फिर अगर सवाल में उसने बोला है कैश स्टोलन, तो ये कैश स्टोलन होगा। कोई एक चीज बोलेगा, तीनों चीजें नहीं बोलेगा, लेकिन ये तीन ऑप्शंस हैं, कोई एक चीज बोलेगा। तो क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा वो या तो एक्सपेंस मांगा है तो वो हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। या इस सवाल में कैश ड्राइंग्स मांग रहे हैं तो ये वो हो जाएंगी। या इसको बोल रहे कैश स्टोलन है, तो ये जो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कैश अकाउंट बनाया। कैश का ब्रॉड डाउन था 5,000। कैश का सीडी दिया हुआ है 9,000। कैश सेल्स लिखी हुई है सवाल में 80,000। कैश के खर्चे जो दिए में सवाल में वो दिए में 35। कैश जो बैंक में जमा करा है, कैश बैंक, वो दिया हुआ है 25,000। अच्छा, कैश बैंक आपको बैंक अकाउंट से लेना पड़ेगा ना। कैश बैंक आपको इधर दिया होगा, बैंक के डेबिट पे, यहां से मिलेगा कैश बैंक। तो कैश बैंक वाला अमाउंट इधर लिखा आपने। कोई नॉन करंट एसेट वगैरह खरीदा है तो वो लिखा। अब जो डिफरेंस है वो आपका कैश चोरी हुआ या जो भी है वो आ जाएगा। जैसे करें 80 + 5, 85,000 हो गया डेबिट का टोटल। क्रेडिट का भी यही हो जाएगा, बड़ा अमाउंट है। 85 में से माइनस करें 35 और 25, 60, 69, 70। 16,000 का जो फर्क आ रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है इस सवाल में इसने बोला भाई ये कैश स्टोलन निकालो, तो ये कैश स्टोलन कह देंगे आप इसको। या हो सकता है वो इस सवाल में बोले भाई कैश ड्राइंग निकालो, तो ये कैश ड्राइंग्स हो जाएंगी। या हो सकता है कोई कैश का खर्चा नहीं दिया हो तो ये वो हो जाएगा। खैर जो भी है, तो ये 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह की कैश से रेलिवेंट अगर कोई चीज़ है तो वो कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है।